राहुल गांधी का मैसेज लेकर के अशोक गहलोत, जिनके बारे में कहा जाता है जादूगर, अशोक गहलोत पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही अब महागठबंधन के अंदर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत की, तेजस्वी यादव की और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात भी हो गई है और तस्वीर भी सामने आ गई है और तस्वीर में कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को बाहर कर दिया गया है। हालांकि अभी इंतजार करना चाहिए। एक तस्वीर जरा देखिए आप, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस तस्वीर के अंदर जो तस्वीर अभी जारी की गई है, जो तस्वीर अभी मीडिया के पास में आई है, उसमें दिखाई दे रहा है कि लालू यादव वो सामने बेड पर जो है वो बैठे हुए हैं, राबड़ी देवी वो कुर्सी पर बैठी हुई है, उनको सुन रही हैं। अशोक गहलोत उनको बीच में बैठाया गया है। अशोक गहलोत वो किसी को ऐसा लग रहा है कि बता रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ये ठीक नहीं किया या ये वहां पर ये ठीक हो सकता है। तेजस्वी यादव वो चुपचाप यहां पर सुन रहे हैं। इस तस्वीर को देखें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत और लालू यादव के बीच में बातचीत हो रही है। अशोक गहलोत के बारे में कहा जाता है वो जादूगर है और यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत को राहुल गांधी ने भेजा है कि बिहार में इस वक्त में जो ओचपोच की स्थिति दिखाई दे रही है, इसको ठीक करिए, इस स्थिति को ठीक करिए और महागठबंधन में जो एक दरार खटास पैदा हो गई, इसको दूर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बात राहुल गांधी की छवि पर आ गई। अगर यह महागठबंधन यहां से टूट जाता है या कुछ ऐसी खबर निकल करके सामने आती है तो फिर इसमें केवल कांग्रेस को ही नुकसान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आज की तारीख में कुछ भी अगर होता है तो कांग्रेस के ऊपर उतना बड़ा बट्टा नहीं है, बल्कि राहुल गांधी पर बट्टा होगा, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस चला रहे हैं। और ऐसे में आगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ में उत्तर प्रदेश में हो या फिर 2029 का लोकसभा का चुनाव हो या बाकी राज्यों में जहां पर गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ना है वहां पर चुनाव हो, तो वहां कांग्रेस के लिए बड़ा खराब एक मैसेज हो जाएगा कि कांग्रेस देखिए बातों को समझ नहीं रही है, समझा नहीं पा रही है और गठबंधन में आखिरी में जाकर के होचपोच की स्थिति होती है। गठबंधन में अगर कुछ भी होता है तो कांग्रेस के सिर पर ही दोष मढ़ा जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी उसका पिछली बार रिजल्ट अच्छा नहीं था और अगर इस बार ये गठबंधन टूट गया तो हो सकता है कि और रिजल्ट खराब हो जाए। तो फिर ये कहा जाएगा कि भैया 5 सीटों के लिए, 4 सीटों के लिए आपने लड़ाई लड़ भी ली तो फिर क्या हासिल कर लिया। अशोक गहलोत का बयान निकल करके सामने आया है इस मुलाकात के बाद में और उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारा भ्रम दूर हो जाएगा, महागठबंधन एकजुट होकर के मैदान में उतर रहा है। 243 सीटों में से 5-10 सीटों पर लोकल भी मुद्दे होते हैं, वहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अशोक गहलोत वो बता रहे हैं ऑल इज वेल, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 243 सीटें हैं, गठबंधन जो है वो बहुत बड़ा है और ऐसे में अगर 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है, जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस 6 सीटों पर जहां आरजेडी के आमने सामने है, वहां 2 सीटों पर, 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को पीछे कर सकती है, 2 सीटों पर हो सकता है कि आरजेडी अपने उम्मीदवारों को पीछे करे या सीपीआई अपने उम्मीदवारों को पीछे करे। लिहाजा अभी 11 सीट ऐसी है जहां पर आमने सामने है। 11 से यह संख्या घट करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में यह संख्या घट करके 8 पर, 6 पर जो है वो आ सकती है और कल जो है ये इस बारे में पुख्ता तौर पर मोहर लग जाएगी। लेकिन जो जानकारी अंदर से आ रही है उसके अनुसार 8 या 6 सीटें ऐसी रहेंगी जहां पर आमने सामने उम्मीदवार रहेंगे। कल आखिरी दिन है उम्मीदवारों के नाम वापसी का और अशोक गहलोत, आपको याद होगा, बीएसपी के विधायक जीत करके आए थे और बीएसपी के 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जिस तरीके से उस वक्त में मानेसर का होटल वाला जो कॉन्सेप्ट चला था, पूरा प्रकरण चला था, उसमें अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा गए थे। शिवराज सिंह चौहान वो जो है वो सिंधिया के साथ में आकर के बाद में मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन सचिन पायलट उधर बीजेपी नहीं खींच पाई क्योंकि गहलोत ने ऐसी बाड़ेबंदी की कि विधायक भाग नहीं पाए। उधर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच में एक साथ ही चुनाव हुए थे दोनों जगह पर, और दोनों जगह पर यही मुद्दा था कि युवा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, पायलट और
सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। लेकिन दोनों जगह पर, एक जगह पर जो है वो बीजेपी कामयाब हो गई, ऑपरेशन तो दोनों जगह पर चलना था। सचिन पायलट भी वो विधायकों के साथ में मानेसर में थे, वो बड़ा किस्सा है, आपको मशहूर है, सब पता है। तो गहलोत के बारे में कहा जाता है कि गहलोत राजनीति के जादूगर हैं। हालांकि इस बार कुर्सी वो हार गए, आपसी इसको गुटबाजी कहें कैसे भी कहें, लेकिन वो हार गए। चुनाव अच्छा लड़ा लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, भजनलाल शर्मा वहां पर मुख्यमंत्री बन गए। अब अशोक गहलोत, उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें कृष्णा अल्लवरू जो कि प्रभारी हैं और जिनको लेकर के नाराजगी बताई जा रही थी, वो हो सकता है कि सामने की तरफ बैठे हुए हों, लेकिन उनकी तस्वीर अभी जारी नहीं की गई है। अभी जो तस्वीर, क्योंकि एक कमरे में कई एंगल से तस्वीर खींची जाती है, अब इस कमरे में जहां पर बैठे हुए हैं लालू यादव और अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, सामने दो कुर्सियों पर संभव है कि कृष्णा अल्लवरू और राजेश राम वो दोनों भी बैठे हुए हों, लेकिन उनकी तस्वीर सामने नहीं आई है। उनकी तस्वीर सामने नहीं आई है और हो सकता है कि उनकी तस्वीर बाद में जारी की जाए। पहले जो नाराज हैं उनको एक मैसेज दिया जाए कि देखिए अब दिल्ली से इसको अलग तरीके से टैकल किया जा रहा है। और वैसे भी बीच मझधार में आकर के आप जो है वो घोड़ा बदलें, ये मुमकिन नहीं है। यानी इतने चुनाव में पास में आकर के आप गठबंधन तोड़ करके दूसरा खेल खेलें, वो फिर मैसेज संभाल नहीं पाते हैं। कृष्णा अल्लवरू, उनकी तरफ से क्या संकेत दिए गए हैं इस बैठक के बाद में जरा सुनिए। राजद प्रमुख लालू यादव और राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद में बिहार के एआईसीसी के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू, उन्होंने कहा कि हमने आगे की रणनीतियों और सरकार बनाने के लिए राज्य के लोगों के लिए कैसे काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की है। कल हर विवरण दिया जाएगा, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें होंगी। एनडीए को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया है। यानी एक तरीके से वो कह रहे हैं ऑल इज वेल, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी बताए, एनडीए बताए कि उन्होंने पिछले 5 साल में या 20 साल में उन्होंने क्या किया है। यानी वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ सब कुछ ठीक है, अब हम गेंद उनके पाले में फेंक रहे हैं और वो जवाब दें, वो बताएं कि आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार वो किस तरीके से चीजों को जो है वो ठीक करेंगे, वो ये बताएं। तो यानी एक तरीके से महागठबंधन में ऑल इज वेल बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये ऑल इज वेल कितना है, कितना हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऑल इज वेल की जो बातें की जा रही है वाकई ऑल इज वेल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हो जाएगा? क्या वाकई कल हम एक सरप्राइज देखेंगे कि कम से कम 11 सीटें जो अभी ऐसी है जहां पर आमने सामने उम्मीदवार हैं, तो उनमें से कम जो है वो 5 सीटें भी ऐसी बचे, या 5 पर जो है वो उम्मीदवार पीछे अपने उनके नाम जो वापस ले लिए जाए। आज की रात यानी साफ कर देगी, आज की रात तय हो जाएगा कि कहां कहां पर कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवारी वापसी हो रही है। महागठबंधन में आज की रात बहुत भारी है और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। और संभवतः अशोक गहलोत भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, कृष्णा अल्लवरू भी बैठेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य बैठेंगे और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव, बाकी के आरजेडी के नेता मुकेश सहनी वो भी बैठेंगे। यानी एक मैसेज दिया जाएगा कि हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन से, हम साथ साथ हैं। ये वाला मैसेज जो है कल देने की कोशिश होगी। और दूसरी तरफ आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से ऐलान किया, उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस, उसको भी जो है मैसेज दे दिया गया कि भैया हम चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, आप बताइए अगर साथ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं साथ में आ रहे हैं तो 143 सीटें हैं हमारी, 143 सीटों पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यानी माइनस कांग्रेस अगर करके देखें इसको तो 60 सीटें ऐसी हैं जो जिन पर 61 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनको अगर आप छोड़ दें तो बाकी की 270 सीटों के 170 सीटों के आसपास जो है वो हमारी तैयारी है। मुकेश सहनी और बाकी के साथ में वो हमारी पूरी तैयारी है, लेफ्ट के साथ में हमारी पूरी तैयारी है। अब जिस तरीके से उन्होंने जीविका दीदी को लेकर के ऐलान किए, बड़े ऐलान आज किए तेजस्वी यादव ने कि 30,000 रुपए तक हम उनकी तनख्वाह करेंगे, उनको पक्का कर देंगे, जितने भी संविदा कर्मचारी है उनको पक्का कर देंगे। मैसेज साफ था और इस मैसेज के बाद में दिल्ली तक घंटियां बजने लगी। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके
अध्ययन करके साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव ने यह बात कही, उसके बाद में दिल्ली तक घंटियां बजने लगी। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बात घुमा फिरा करके वो रोजगार पर ला करके छोड़ देते हैं, और बीजेपी को भी इस पर आकर के बात करनी पड़ती है। वरना बीजेपी बार बार जो है वो यही बात करती है, पोस्टर जारी करती है और पोस्टर जारी करके कहती है कि देखिए भैया, कांग्रेस और आरजेडी की घुसपैठ एक्सप्रेस आ रही है। इसी तरह की तस्वीरें जारी करती है। यानी वो चाहती किसी तरीके से मसले को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार वो रोजगार पर खींच लाते हैं। आज दिल्ली में इसका जवाब दिया गया। तेजस्वी यादव ने जो कुछ पटना में कहा उसका जवाब दिल्ली से आया, और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ में मजाक करना बंद करें। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद में राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे हर घर शौचालय से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी सरकारी योजनाएं हमारी 10 साल की सोच का प्रमाण है। महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए और नीतीश कुमार का एक व्यवस्थित, सुसंगत और व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि वो 10 लाख रुपए में नौकरी देंगे। इसका मतलब है कि अब वो नौकरी के बदले घर और संपत्ति लेंगे, जैसे वो पहले नौकरी के बदले में जमीन लेते थे। अब यहां बिहार के लोग तय करेंगे कि वाकई बिहार में लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, ये सब कुछ बन भी रहा है, बिहार की महिलाओं को इतना रोजगार मिल रहा है। मुझे याद आ रहा है चित्रा त्रिपाठी, वो जो है वो महिलाओं से बात करने के लिए रुकी। महिलाएं सर पर जो लकड़ी काट करके ला रही थी चूल्हा जलाने के लिए, और महिलाओं से उन्होंने पूछा कि ये किसके लिए लेकर के जा रहे हैं। अब भैया, महिलाएं घर पर सर के ऊपर जो लकड़ी काट करके ले जा रही हैं तो क्या करेंगी? अब लकड़ियों को भैंस को थोड़ी ना चराएंगी, लकड़ियों से जाहिर सी बात है चूल्हा जलाएंगी, खाना बनाएंगी। लेकिन इतनी भी बेसिक सी समझ नहीं है कि सवाल जो है कैसे किया जाए। खैर, तो महिलाओं ने जवाब दिया कि भैया चूल्हा नहीं है हमारे घर पर, चूल्हा मिला भी नहीं है, यानी सिलेंडर नहीं मिला है हमें, और हम तो लकड़ियों पर ही गुजारा कर रहे हैं। तो जो 10 साल से लखपति दीदी, ड्रोन दीदी की बात बीजेपी कह रही है, वो सिलेंडर तक नहीं दे पा रही है।
लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तो बहुत बड़ी चीज है, सिलेंडर बहुत मामूली चीज है उसके आगे। तो महिलाएं सिलेंडर तक उनको नहीं मिल रहा है। 10,000 रुपए की बात उन्होंने पूछी कि 10,000 रुपए किसको आए हैं, बीजेपी ने 10,000 रुपए दिए, तो चित्रा त्रिपाठी को महिलाओं ने कह दिया कि हमें नहीं आए 10,000 रुपए। हालांकि चित्रा त्रिपाठी जिस तरीके से वहां पर अपनी हनक दिखा रही थी, ऐसा लगा कि पता नहीं कौन कहां से कोई महारानी आकर के जो है वो पूछ रही है प्रजा से कि बताओ प्रजा तुम्हारा क्या हाल है। लेकिन उन महिलाओं ने पोल खोल करके रख दी। उन महिलाओं ने कहा कि भैया यहां तो बहुत बुरी हाल है, यहां तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है ग्राउंड पर वो बहुत अलग है। बीजेपी यहां पर जो कुछ कहती रहे और ग्राउंड की जो स्थिति वो बहुत अलग है। बीजेपी बार बार मामले को हिंदू मुसलमान पर लेकर के जा रही है। तेजस्वी यादव वो रोजगार की, जमीन की बात कर रहे हैं कि जमीन पर स्थिति है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, उस पर बात कीजिए। आप जो है वो हिंदू मुसलमान पर ले जाकर के छोड़ देते हैं। गिरिराज सिंह वो कहते हैं कि नमक हराम है मुसलमान। अब मुसलमान नमक हराम है या भाजपा सरकार एहसान फरामोश है, इस बात का फैसला तो जनता ही करेगी। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अब लोग बताएंगे कि मुसलमान नमक हराम है या बीजेपी एहसान फरामोश है। वो बीजेपी जिसने बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख तक के वादे किए, वो बीजेपी जिसने 2 करोड़ नौकरियों की बात की, वो बीजेपी जिसने किसानों की आय दुगनी की बात की, वो बीजेपी जिसने 2022 तक सबको पक्का मकान बनाकर देने की बात की, सिर पर छत देने की बात की, वो बीजेपी जिसने तमाम वादे किए, वो बीजेपी जो सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार के साथ आज सत्ता में बैठी हुई है और बिहार में किस तरीके से एक के बाद एक जो है वो जघन्य अपराध सामने आते हैं। तो वो बीजेपी अपने वादे पूरे कर रही है या वो बीजेपी एहसान फरामोश है या मुसलमान नमक हराम है? वो बीजेपी जिसको बिहार की जनता भर भर करके, झोली भर भर करके लोकसभा चुनाव में वोट देती है, सीट देती है, लेकिन मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है? बिहार को क्या मिला है? फैक्ट्रियों की बात पर अमित शाह कहते हैं कि यहां पर उतनी जमीन नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्री यहां पर लगाई जा सके। तो क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए जगह है? गुजरात में है और दूसरे जगह पर है, बिहार में नहीं है। कमाल की बात है। चुनाव को लेकर के जिस तरीके से इस वक्त में खींचतान चल रही है और बीजेपी और दूसरी तरफ आप देखिए कि महागठबंधन के खेमे में, अब ऐसे में सवाल यही है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।